Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we are going to discuss about the American literature. American literature most important है exam point of view से as well we are discuss romantic age because this age और जितने भी writers we study in the romantic age of American literature most important है आपके UGC NET English exam point of view because जो examiner है यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके देते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली वो कौन से मेजर राइटर्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको जिनसे एग्जामिनर अगेन एंड अगेन एवरी 6 मंथ्स क्वेश्चंस रिपीट करता है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ माय वीडियो क्योंकि इस वीडियो से आपको अच्छे से क्रिस्टल कट आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग अमेरिकन लिटरेचर। स्पेसिफिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक एज, राइट। सो बेसिकली जो राइटर्स फ्रॉम द रोमांटिक एज इन अमेरिकन लिटरेचर यू नीड टू फोकस ऑन योर for your UGC NET English literature exam point of view, I will discuss. Okay, I will also highlight along with their important works from which examiner frequently ask questions. Okay, कंप्लीट आपको मैं एक आइडिया देने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से राइटर्स को प्रिपेयर करना है जो आपको क्वेश्चन को इजीली आंसर करने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। एडिशनली एज वेल मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में आई विल डिस्क्राइब अबाउट दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिटरेरी पीरियड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। So this is my request. Stay tuned with me till the end of my video. Or guys, if you are new to my channel, please subscribe this channel to get further notification. And if you like the way and the information I provide you from the help of my video, please hit the like button because it gives me lots of motivation so that I upload such type of content for you all, right? So without having much time, let's start today's discussion. तो फ्रेंड्स, ये जो रोमांटिसिज्म है अमेरिकन लिटरेचर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, राइट। ये जो रोमांटिसिज्म है दैट वाज द मूवमेंट इन द अमेरिकन लिटरेचर जो इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड सुपर नेचुरल पर कहीं ना कहीं फोकस करता था, राइट। सो एज वी स्टडी, जैसे कि आप लोगों ने जो यूरोपियन रोमांटिसिज्म था, जो ब्रिटिश लिटरेचर में भी स्टडी रोमांटिक एज जिसमें हम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और बायरन को स्टडी करते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होकर जो अमेरिकन राइटर्स हैं उन्होंने अमेरिकन यूनिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू अमेरिकन थीम्स और आइडेंटिटी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है आपका रोमांटिसिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर, राइट। सो बेसिकली ये जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग आपका जो टाइमिंग पीरियड है वहाँ से आपका रोमांटिक एज शुरू होता है अमेरिकन लिटरेचर में। एंड द सिविल वार जो 1861 टू 1865 के ड्यूरिंग था, दैट वाज द एंड ऑफ रोमांटिक age in American literature, right? So basically guys, if I talk about the historical background little bit regarding तो American Revolution का जो impact था that was during 1775 to 1783. I'm just writing here American Revolution. American Revolution, right? जो आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था वो आपका रहा था ड्यूरिंग 1775 टू 1783 जब बेसिकली अमेरिका ने इंडिपेंडेंस गेट किया। तब नेशनल आइडेंटिटी की कहीं ना कहीं जो सर्च थी वो स्टार्ट हो गई। जैसे कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश करने लगते हैं एज सिमिलर हैपनिंग देयर, ओके, इन अमेरिका। और राइटर जो थे आपके यूरोपियन ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं डिफरेंटली यूनिकली अमेरिकन थीम्स पर फोकस कर रहे थे, राइट। तो यूनिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो जो आपके जो टॉपिक्स ले रहे थे ये जो राइटर्स थे, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, यूनिकली अमेरिकन थीम्स पर फोकस कर रहे थे, राइट। और फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म का ये जो आपका बोल सकते हो पीरियड है, इम्पॉर्टेंट थीम्स बने। तो बेसिकली जो थीम्स थे वो क्या बने यहाँ पे, फ्रीडम, रिगार्डिंग फ्रीडम, राइट, एक्सपेंशन एंड नेचर को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, राइट। सो लेट्स डिस्कस मेजर राइटर्स जो आपको प्रिपेयर करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड यू
स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो कि मैं आपको आज मेजर राइटर्स बताने वाली हूँ जिनको आपको सिर्फ फोकस करना है, राइट। यू विल हैव टू फोकस दीज ऑल मेजर राइटर्स जो मैं आपसे आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरियसली यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शंस, राइट। और साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट मेजर राइटर वी हैव वॉशिंगटन इरविंग, राइट। वॉशिंगटन इरविंग, इनका जो टाइम लाइन है 1783-1859 है। रिमेंबर द टाइम लाइन ऑल्सो। एंड दिस राइटर कंसिडर फर्स्ट अमेरिकन स्टोरी टेलर, राइट। द फर्स्ट अमेरिकन स्टोरी टेलर, राइट। क्योंकि जो इन्होंने जो बेसिकली वॉशिंगटन थे, इन्होंने फोकलोर, सुपरनैचुरल थीम्स, काइंड्स ऑफ दे जस्ट राइट इन दियर राइटिंग्स। और यूनिकली इन्होंने फोकस किया अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज को डेवलप करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर वर्क्स रिटन बाय वॉशिंगटन इरविंग, राइट। सो फर्स्ट वी हैव Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, right? This is the title and that was published 1819. So basically this is the story of a 20 years of person जो क्या होता है, एक काफ़ी टाइम तक सो रहा होता है और जब वो जागता है when he got, और आप बोल सकते हैं when he get up, तो ये क्या देखता है कि जो अमेरिका है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द 20 years ऑफ मैन हु स्लीप अ लॉन्ग टाइम। और जब वो उठता है आफ्टर अ लॉन्ग स्लीपिंग, तो वो क्या देखता है कि जो अमेरिका है और जो वर्ल्ड है वो क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। सो दिस इज द स्टोरी रिप वैन विंकल रिटन बाय वॉशिंगटन इरविंग, राइट। नेक्स्ट मेजर वर्क वी हैव द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो, द लेजेंड of Sleepy Hollow, right. This was published in the year 1820, right, 1820। और बेसिकली ये एक मिस्टीरियस और गॉथिक स्टोरी है जिसमें हेडलेस हॉर्समैन की स्टोरी को नरेट किया गया है। सो देयर इज द स्टोरी ऑफ हेडलेस, जिसका सर नहीं है, एक हॉर्समैन है, उसकी जो स्टोरी है कहीं ना कहीं उसको नरेट किया जा रहा है। बेसिकली ये एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो, right. This is the title that was written by Washington Irving, right. Next work we have, next major work we have A History of New York, A History of New York, right. That was published in the year 1809। और बेसिकली ये क्या है, सटायरिकल अकाउंट है ऑफ डचेस, जो डच है न्यूयॉर्क के, उनके ऊपर एक सटायरिकल अकाउंट किया गया है अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में, राइट। दैट वाज पब्लिश्ड 1809। सो ये तो आपके हो गए वॉशिंगटन इरविंग। इनके बारे में, इनके वर्क्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल में देखना है। एंड टाइटल एंड इट्स पब्लिकेशन ईयर यू विल हैव टू मेक श्योर अबाउट इट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। आफ्टर द वॉशिंगटन इरविंग वी हैव R.W. एमर्सन, R.W. एमर्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके राइटर हैं। ये रोमांटिक एज में इनको स्टडी करते हैं हम अमेरिकन लिटरेचर की। और इनका जो टाइम लाइन है 1803 to 1882 है। गाइज आई एम टेलिंग यू दिस राइटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही कंसिडर द फिलोसोफर ऑफ ट्रांसीडेंटलिज्म, द फिलोसोफर ऑफ ट्रांसीडेंटलिज्म। If you want in detailed study about R.W. Emerson, so I have already uploaded the video on especially R.W. Emerson where I discuss everything about his life। जितना भी इनकी लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाता है, I have covered in that of my video। Please go and check out that video once because you will get clarity towards this particular writer, okay। So here I'm just going to tell you the major works written by R.W. Emerson। तो बेसिकली जो एमर्सन थे, इन्होंने इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस और स्पिरिचुअलिटी पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया है अपनी राइटिंग्स में, राइट। और गाइज इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं जो ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट वी स्टडी इन अमेरिकन लिटरेचर, ये जो आपका स्टार्टिंग हो रहा है, राइट, इसको आप बोल सकते हो जो जन्म दे रहा है वो आपका
RW एमर्सन ही है। बेसिकली यहाँ पे नेचर और सेल्फ डिस्कवरी को फोकस किया जाता है आपके ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट में, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास फेमस नेम है, की फिगर है, वी हैव RW एमर्सन, राइट। और लेट्स डिस्कस द मेजर वर्क्स दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट वी हैव नेचर, राइट। सो गाइस फर्स्ट वी हैव नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार टाइटल बेस्ड, पब्लिकेशन ईयर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1836 में दैट वाज पब्लिश्ड। और ये आपका क्या है, नेचर, ये एक बुक है दैट वाज अबाउट किस तरीके से ट्रांसेंडेंटलिज्म का स्टार्टिंग हो रहा है, शुरुआत हो रही है, डिस्कस इन दिस बुक नेचर, राइट। और नेचर को किस तरीके से डिवाइन के रूप में देखा जाता है, इट इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन। नेचर इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन, all the things discussed in this particular nature. If you really want detailed study, you will have to watch that particular video of mine that was on the topic of RW एमर्सन, right? So here in this video मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाली हूँ अमेरिकन लिटरेचर का। रोमांटिक एज में आपको जिन जिन राइटर्स को कवर करना है, उनके कौन कौन से वर्क्स आपको कवर करने हैं। सो दिस इज ऑफ माई वीडियो दैट वॉज डेडिकेटेड टू दैट थीम, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेलियंस, राइट। सो बेसिकली जो सेल्फ रेलियंस है दैट वाज 1841 में इनका पब्लिश हो रहा है। और क्या है ये, इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ डिपेंडेंस को प्रमोट किया गया है, राइट। सो दिस इज द वर्क इन विच प्रमोट सेल्फ डिपेंडेंस एज वेल इंडिविजुअलिज्म, राइट। नेक्स्ट वी हैव द अमेरिकन स्कॉलर, द अमेरिकन स्कॉलर। So this was published 1837, right? And this is the speech, ये एक स्पीच है जिसमें अमेरिकन इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है, राइट। आफ्टर द अमेरिकन स्कॉलर वी हैव सर्कल्स, नंबर 4 सर्कल्स, राइट। दैट वाज 1841 एंड इसके अंदर चेंज दिखाया गया है ऑफ ग्रोथ, राइट। फिलोसफिकल ऐसे है इनका ये, इसमें चेंजेस एंड ग्रोथ के बारे में बताया गया है, राइट। एंड आफ्टर दिस सर्कल्स वी हैव द पोएट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द पोएट, द पोएट। नंबर 5 दैट वाज पब्लिश्ड 1844, रिमेंबर। एंड इसके अंदर एक पोएट का रोल दिखाया गया है, किस तरह से वो एक विजनरी, राइट, किस तरीके से जो आपका जो पोएट का रोल होता है एज ए विजनरी दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर द पोएट में, राइट। सो ये तो आपके मेजर वर्क्स हो गए दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू RW एमर्सन से। आफ्टर द RW एमर्सन वी हैव हेनरी डेविड थारो, HD थारो, ओके। सो गाइस नंबर 3 वी हैव हेनरी डेविड थॉरो, राइट। इनका टाइमलाइन है 1817 टू 1862, राइट। बेसिकली गाइज ये जो हेनरी डेविड थारो हैं, HD थारो जिन्हें बेसिकली शॉर्टकट में बोला जाता है, नेचर और सिंप्लिसिटी पर अपनी राइटिंग्स में ये कहीं ना कहीं नेचर सिंप्लिसिटी को आप बोल सकते हो इन्वॉल्व करते हैं। एंड इनको भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर कंसीडर किया जाता है। और लेट्स डिस्कस द मेजर वर्क्स रिटन बाय HD थारो, राइट। सो फर्स्ट वर्क वी हैव वॉल्डन, वॉल्डन दैट वाज पब्लिश्ड 1854। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। हियर ही टॉक्स अबाउट द नेचर में जितना भी सेल्फ सफिशिएंट लाइफ का जो एक आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस होता है उसको दिखाया गया है इन दी वॉल्डन, राइट। इसका डिटेल स्टडी आपको करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी हैव सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, राइट। सिविल डिसओबीडियंस दैट वाज पब्लिश्ड 1849, राइट। और इस वर्क में कहीं ना कहीं इन्होंने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस की कॉन्सेप्ट को, राइट, और महात्मा गांधी लाइक मार्टिन लूथर किंग, राइट, इनके इन्फ्लुएंस को इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लोर किया है, राइट। सो गाइस आफ्टर डिसओबीडियंस वी हैव अ वीक ऑन द कॉनकॉर्ड एंड मैरीमैक रिवर्स, राइट। अ वीक ऑन द
Concord and Merrimack River. This is the river, right? So ये बेसिकली इनका 1849 में आया है. ये टाइटल थोड़ा लॉन्ग है. एक ये इनका फिलोसॉफिकल ट्रैवल बुक है. दैट वाज अ फिलोसॉफिकल ट्रैवल बुक रिटन बाय H.D. Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack River, right? So this is about the Merrimack Rivers, right? Next we have Walking, right? That was published 1862. Remember the year of publication as well. नेचर और विल्डरनेस की इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं इन दिस वॉकिंग, दैट वाज द ऐसे, इसके अंदर दिखाया गया है बाय H.D. Thoreau, राइट? आफ्टर द वॉकिंग वी हैव नंबर 5 मेजर वर्क, स्लेवरी इन Massachusetts, right? Slavery in Massachusetts, that was 1852 publication. and ये slavery के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया गया इस पर्टिकुलर वर्क में, स्लेवरी इन मैसाचुसेट्स, राइट? इसमें जो स्लेवरी है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग जो प्रोटेस्ट है उसको दिखाया गया है, राइट? आफ्टर दी H.D. Thoreau वी हैव मेजर राइटर्स में इन अमेरिकन लिटरेचर का जो रोमांटिक एज है, एडगर एलन पो, राइट? नंबर 4 एडगर एलन पो, राइट? इनका जो टाइम लाइन है 1809 टू 1849, राइट? सो बेसिकली जो एडगर एलन पो हैं, डार्क रोमांटिसिज्म के फेमस राइटर कंसिडर किया जाता है इनको. डार्क रोमांटिसिज्म के फेमस राइटर कंसिडर किया जाता है, जिनकी राइटिंग्स में आपको गॉथिक, हॉरर, मिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने मिलेगी. एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ you will find out in the works of Edgar Allan Poe. Remember the important fact I'm just going to discuss about the Edgar Allan Poe. He wrote dark romanticism, gothic horror, mystery, psychological depth kinds of themes in his writings. Let's discuss the major works that have been asked in UGC NET English exam, right? The Ravan. First we have the Ravan, right? That was published 1845 एंड दैट इज़ अ मिलंकॉलिक पोयम है इनकी एक, जिसमें ग्रीफ और डेथ के बारे में आप बोल सकते हो, डेथ और ग्रीफ के जो थीम है उसको एक्सप्लोर किया जाता है. एज आई टॉक्ड अबाउट कि ये डार्क रोमांटिसिज्म को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं अपनी राइटिंग्स में, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द टेल हर्ट, राइट? ये इनका 1843 में आया है. एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट गिल्ट और मैडनेस के बारे में, राइट? आफ्टर द टेल हर्ट वी हैव द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर. द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, राइट? ये आपका 1839 में इसका पब्लिकेशन हो रहा है. एंड गाइज ये इनका एक गॉथिक टेल है. रिमेंबर दिस इज द गॉथिक टेल रिटन बाय एडगर एलन पो. सुपर नेचुरल और साइकोलॉजिकल हॉरर इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है, राइट? आफ्टर द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर वी हैव एनाबेल ली. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. फर्स्ट लेट मी स्पेस फॉर यू. नंबर 4 वी हैव एनाबेल ली, राइट? दिस वॉज पब्लिश्ड 1849 और ये इनका लव और लॉस पर एक सोरोफुल पोएम है, बेस्ड ऑन लव एंड लॉस. इस थीम पर बेस्ड पोएम है इनका ये सोरोफुल पोएम जिसे ये बोलते हैं. एंड आफ्टर वी हैव द कास्क ऑफ एमोनीटिलाडो, राइट? आई एम जस्ट राइटिंग हियर द कास्क ऑफ एमोनीटिलाडो, राइट? दैट वॉज 1846 एंड ये इनका एक रिवेंज और मर्डर पर बेस्ड
चिलिंग स्टोरी है. दिस इज द चिलिंग स्टोरी बेस्ड ऑन रिवेंज एंड मर्डर. Right, so these are the 5 major works written by Edgar Allan Poe that you will have to prepare for your exam point of view, because whatever I discuss in today's video, that all most relevant and important facts, okay, and kinds of revision. If you have done American literature, so this is the revision. और अगर आप शॉर्ट में स्टडी करना चाहते हैं अमेरिकन लिटरेचर के रोमांटिक एज से, तो इन सभी राइटर्स को दैट आई मेंशन इन टुडेज वीडियो, जो भी मैंने 4 नंबर ऑफ एडगर एलन पो, आगे भी मैं आपको अभी जो बताने वाली हूँ, नदाइन हॉथरो, इन सबको आपको इन डिटेल स्टडी करना है. एटलीस्ट 5 वर्क्स यू विल हैव टू you have knowledge about the in chronology manner also, right? So let's discuss number 5 major writer, Nadine Hawthorne. Next we have number 5 major writer, Nadine Hawthorne, right? इनका जो टाइम लाइन है 1804 टू 1864, राइट. ये भी डार्क रोमांटिसिज्म के राइटर हैं जिन्होंने प्यूरिटन पास्ट और गिल्ट के थीम्स पर अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लोर किया है, राइट. जो इनके थीम्स होते हैं वो प्यूरिटन पास्ट, राइट, एंड जो गिल्ट के जो थीम्स होते हैं उन्हीं पर इनके वर्क्स जो हैं वो बेस्ड हैं, गिल्ट थीम्स, राइट. सो मेजर वर्क्स इनके हैं. सबसे पहले वी हैव द स्कारलेट लेटर, लेट मी स्पेस, The Scarlet Letter. The Scarlet Letter that was published 1850. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है और आपको इसका डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से समरी बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने मिलता है, पर्टिकुलर फ्रॉम दिस वर्क द स्कारलेट लेटर. दिस इज द स्टोरी अबाउट अ वुमेन्स स्ट्रगल अगेंस्ट प्यूरिटन सोसाइटी. तो किस तरीके से प्यूरिटन सोसाइटी में एक वुमेन जो है उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दैट वॉज एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर नॉवल द स्कारलेट लेटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स यूजीसी नेट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क of Nadine Hawthorne. Okay, after the Scarlet Letter we have the House of the Seven Gables. The House of the Seven Gables, right, that was published 1851. और ये इनका एक हॉन्टेड मैंशन, एक जो हॉन्टेड मैंशन होता है, महल होता है, उसके उस पे जो एक कर्ज है उसी की स्टोरी है इसके अंदर. एक जो हॉन्टेड मैंसन है उसके अंदर जो एक उसको कर्ज मिला हुआ है, दैट इज द स्टोरी बेस्ड ऑन इट. ओके, द हाउस ऑफ द 7 गैबल्स. ओके, आफ्टर द हाउस ऑफ द 7 गैबल्स वी हैव यंग गुडमैन ब्राउन. Young Goodman Brown. This is the another title that was published 1835, right. एंड ये बेसिकली जो इनकी नॉवल है, दैट वाज नॉट नॉवल एक्चुअली, यंग गुडमैन ब्राउन, तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें इन्होंने प्यूरिटन हाइपोक्रेसी को एक्सप्लोर किया है, राइट. सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी दैट वाज explore Puritan hypocrisy. Okay, after the young Goodman Brown we have built Haddle romance. Number 4, the Blithedale romance. ये also एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से. 1852 पब्लिकेशन है एंड दैट वाज अ नॉवल विच इंस्पायर्ड बाय ट्रांसीडेंटलिज्म. ये ट्रांसीडेंटलिज्म से इंस्पायर्ड इनकी नॉवल है, राइट, नदाइन हॉथरोन की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. एंड आफ्टर दी number 4 we have number 5th important or major work, the Minister's Black Veil. The Minister's Black Veil, right, that was 1836. और क्या है ये, दिस इज दी सिन और आइसोलेशन पर बेस्ड इनकी एलेगोरिकल टेल है, राइट. ये एक एलिगोरिकल टेल है in which he describe about the sin and isolation. So here I have discussed major 5 numbers of writers that you will have to prepare without skipping each, आपको किसी को भी skip नहीं करना है. डिटेल्ड स्टडी आपको जो मैंने यहाँ पे मेजर वर्क्स बताया उनकी स्टडी करनी है डिटेल में. ट्रस्ट मी, यू विल गेट क्वालिफाइड
फ्रॉम दिस सेक्शन इफ़ यू एग्जामिनर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन अमेरिकन लिटरेचर से रोमांटिक एज से आता है, देन यू गाइज trust me, answer all the question if you study whatever I discuss in today's video with the dedication. Okay, so let's discuss importance of the romantic age in UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर में. तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो बेसिकली इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जो फॉर्मेशन है आपके अमेरिकन आइडेंटिटी की, कहीं ना कहीं से जो रोमांटिसिज्म ने यूनिकली अमेरिकन थीम्स और स्टाइल को डेवलप किया, यहाँ पर बेस्ड है. Second reason we have rise of individualism and democracy. तो guys with the writings of Emerson, Thoreau और Whitman, जितने भी अमेरिकन आइडियल्स भी स्टडी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसको शेप किया है. दैट्स वाई दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूजीसी नेट आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट करते हैं. एंड नेक्स्ट रीजन वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ रोमांटिक एज, गॉथिक एंड डार्क रोमांटिसिज्म. आपको पता है गोथिक लिटरेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन ब्रिटिश लिटरेचर वी ऑल्सो स्टडी द गॉथिक novels that was a start from the romantic age in British literature also. In American literature में भी gothic and dark romanticism आपने एडगर एलन पो की राइटिंग्स में आपको देखने मिल जाएगा, एंड हॉथरॉन के वर्क्स में आपको देखने मिल जाएगा. साइकोलॉजिकल डेप्थ आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने अपने राइटिंग्स में, एवरीथिंग यू विल फाउंड इन dark romanticism, right? Next we studied transcendentalism because transcendentalism also associated with the romantic age in American literature. That's why, और transcendentalism से questions आपको बनता ही बनता है. That's the reason कि जो UGC नेट का जो लिटरेचर का आपका एग्जाम होता है, दिस पर्टिकुलर जो रोमांटिक एज है अमेरिकन लिटरेचर की, वेदर अमेरिकन लिटरेचर और द ब्रिटिश लिटरेचर, बोथ दी लिटरेचर में आपका जो रोमांटिक एज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यहाँ पे इतने यूनिक चेंजेस हुए हैं और इतने मेजर इवेंट्स हुए हैं. दैट्स द रीज़न कि जो आपका एग्जामिनर है कहीं ना कहीं यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पुट करता है, राइट? और आई एम टेलिंग यू द स्टूडेंट्स हैव गुड नॉलेज अबाउट द रोमांटिक एज, वेदर इट इज़ ब्रिटिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर. दैट गिव्स यू डेप्थ ऑफ लिटरेचर. अगर आप डेप्थ अच्छे से डेप्थ में खोना चाहते हो लिटरेचर की, देन यू विल हैव टू स्टडी अबाउट द रोमांटिक एज, राइट? आफ्टर द ट्रांसडेंटलिज्म, दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट. वी हैव अनदर रीजन, फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. तो कहीं ना कहीं गाइज जो आपका रोमांटिक एज है, दिस इज द एज दैट वाज दी आप बोल सकते हो एलिमेंट है और विक्टिम है, आप बोल सकते हो विक्टिम है ऑफ फाउंडेशन का, राइट? अमेरिकन लिटरेचर का कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन हो रहा है, दैट वाज फ्रॉम द रोमांटिक एज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. तो बेसिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड जो राइटर्स थे उन्होंने फ्यूचर अमेरिकन लिटरेचर की जो एक डायरेक्शन थी उसको कहीं ना कहीं फोकस किया. दैट्स द रीज़न कि दिस एज इज़ डेफिनेटली आस्क इन एग्जामिनेशन. अमेरिकन लिटरेचर की रोमांटिक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस एज को कर लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव नॉट डन अमेरिकन लिटरेचर. आपको एनलाइटनमेंट और अदर एजेस को इतना डिटेल नहीं स्टडी करना पड़ेगा जितना आपको इसके जो मेजर राइटर्स है उनको देखना है. इनके देखिए जो आपके मेजर राइटर्स भी स्टडी, यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मिल चुके हैं. तो यू गाइज इफ़ यू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ PYQs, देन यू कम to know how importance of American literature in romantic, जो basically romantic age है American literature का, कितना important है UGC नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, right? So this is the about romantic age, and guys, now I end of my video of today's. I hope the way I discuss in today's video and the information I share with you all will help you in your अपकमिंग UGC नेट इंग्लिश एग्जाम एंड आपकी प्रिपरेशन में. कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को ये इनरिच करने वाला है मेरा आज का वीडियो. इसी होप के साथ मैं एंड करती हूँ वीडियो को. एट लास्ट में यही बोलूँगी कि प्लीज़ इफ़ यू रियली थिंक कि दिस वीडियो इज़ वर्थ फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दिस रियली importance for me, right? Till then, bye bye and have a great day.